इन चारों लोगों को उन गन्स और हैंड ग्रेनेड के साथ एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल जाती है। युगांडा का नाम सुनकर पैसेंजर्स और ज्यादा डर जाते हैं। आखिरकार ये डिसाइड हुआ कि एक सॉलिड मिलिट्री प्लान बनाया जाएगा। देखिए, इसराइल के तेल अवीव में जो बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट पे 27 जून 1976 को तकरीबन सुबह के 9 बजे मॉर्निंग में एयर फ्रांस फ्लाइट AF139 को पेरिस के लिए टेक ऑफ करना था और ये रूट डायरेक्ट नहीं था। बीच में एथेंस ग्रीस में एक स्टॉप आना था जहां कुछ और पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड होना था। ये जो फ्लाइट थी, इस फ्लाइट में मल्टीपल कंट्रीज के लोग, तकरीबन 246 से ज़्यादा पैसेंजर्स थे, लेकिन क्योंकि फ्लाइट इसराइल से थी तो ज़्यादातर इसराइली पैसेंजर्स थे। जब सारी ऑन बोर्डिंग वगैरह हो जाती है तो एज पर शेड्यूल 8:59 मॉर्निंग में ये फ्लाइट तेल अवीव से टेक ऑफ करती है। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उस फ्लाइट में बैठे हुए किसी भी पैसेंजर्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ अभी थोड़ी ही देर में क्या होने वाला है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद ये फ्लाइट 11:30 पे अपना नेक्स्ट स्टॉप लेती है ग्रीस के एथेंस में। तो इधर ये फ्लाइट ग्रीस के एथेंस में लैंड ही हुई थी और वहीं दूसरी तरफ सेम ही एयरपोर्ट पे 4 लोग अपने केबिन बैग में गन्स और हैंड ग्रेनेड लेके आए थे। ये लोग एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से बचकर अंदर घुसते हैं, क्योंकि उस टाइम तक जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी होती थी वो इतनी टाइट नहीं होती थी। एक तरफ एयरपोर्ट में मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ एक्सरे की स्क्रीन पर भी कोई स्कैनिंग शो नहीं हो रही थी। तो इसकी वजह से जो 4 लोग थे, जिनमें से एक फीमेल भी थी, इन चारों लोगों को उन गन्स और हैंड ग्रेनेड के साथ एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल जाती है। अब एयरपोर्ट में एंट्री लेने के बाद ये लोग सेम फ्लाइट AF139 जो अभी लैंड हुई थी, इसके अंदर एंट्री ले लेते हैं। तो जितनी देर ये फ्लाइट एयरपोर्ट पे थी उतनी देर में 38 पैसेंजर्स इस फ्लाइट से उतर जाते हैं और 58 न्यू पैसेंजर्स इस फ्लाइट में ऑन बोर्ड कर जाते हैं। और इन्हीं 58 लोगों में से ये 4 आतंकवादी भी होते हैं जो कि अभी कुछ ही देर में इस प्लेन को हाईजैक करने वाले थे। तो जब ये 4 लोग एयरप्लेन के अंदर घुसते हैं तो नॉर्मल पैसेंजर्स की तरह 2 लोग फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं और 2 लोग इकोनॉमी क्लास में। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक 12 बज चुके थे और इस फ्लाइट को अब आगे पेरिस के लिए निकलना था। फ्लाइट अपने टाइम के हिसाब से ही टेक ऑफ करती है और अभी तक एयरप्लेन में बिल्कुल सब सही चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा था। लेकिन तकरीबन फ्लाइट के टेक ऑफ करने के 8 मिनट बाद ही जब जहाज गल्फ ऑफ कोरिंथ वाले एरिया में पहुंचता है तो इन चारों में से 2 लोग जो कि फर्स्ट क्लास में बैठे थे एकदम से उठते हैं। इनके एक हाथ में गन थी और दूसरे हाथ में ग्रेनेड्स थे। ये लोग अचानक से उठते हैं और सीधा कॉकपिट की तरफ जाने लगते हैं। अभी लोग केबिन की तरफ जा ही रहे होते हैं तो केबिन क्रू में से कुछ लोग और जो पैसेंजर्स होते हैं इनमें से कुछ लोग चीखने लगते हैं। लेकिन अभी तक पीछे वाला सेक्शन था, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे वाले सेक्शन में क्या हो रहा है। इस जहाज से कॉकपिट में 3 बंदे थे, एक पायलट था, एक को पायलट था और तीसरा चीफ इंजीनियर था। और जब ये चीखने की आवाजें आ रही थी तो जो जहाज के पायलट थे कैप्टन माइकल बेकोस, उन्होंने चीफ इंजीनियर को कहा कि बाहर जाके चेक करके आओ कि ये आवाजें किस चीज की हैं। अब जैसे ही चीफ इंजीनियर कॉकपिट से बाहर की तरफ निकलता है तो उसके सामने एक आतंकवादी जिसका रियल नेम विल्फ्रेड था, वो उसके सामने एक बंदूक पकड़ के और दूसरे हाथ में ग्रेनेड लेके कॉकपिट में घुस जाता है और को पायलट जहाँ बैठा था उसको हटा के उसकी सीट पे बैठ जाता है और बाकी एक पीछे से हाईजैकर आके को पायलट को और उस चीफ इंजीनियर को कॉकपिट से बाहर निकाल देता है। अब इसके बाद जो मेन आतंकवादी होता है विल्फ्रेड, ये पायलट के सर पर बंदूक लगा के साफ साफ कहता है कि देखो, ये प्लेन जो पेरिस की तरफ तुम लेके जा रहे हो इसको साउथ की तरफ मोड़ लो और जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ अगर तुम वैसा वैसा करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं गोली चलाने में ज़रा भी देर नहीं करूँगा। तो ये सारी बातें सुन के पायलट जो था वो साउथ की डायरेक्शन में यानी लीबिया की तरफ प्लेन को मोड़ लेता है। अब जब इतनी चीज़ें हो रही होती हैं तो सेम टाइम पे पीछे जो इकोनॉमी क्लास थी उसमें जो 2 हाईजैकर्स बैठे थे, जिल और फैज, ये दोनों भी बंदूक और ग्रेनेड वगैरह लेके पीछे के पैसेंजर्स को कंट्रोल में ले लेते हैं और 2 से 3 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा प्लेन इन 4 हाईजैकर्स के कंट्रोल में आ जाता है। और इसके बाद जो मेन हाईजैकर था वो कॉकपिट से ही पायलट का माइक्रोफोन लेता है और उसमें एक अनाउंसमेंट करता है और अनाउंसमेंट में कहता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और अब से तुम्हारा कैप्टन मैं हूँ और जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा अगर आप लोग करोगे तो कोई मसला नहीं होगा।
लेकिन अगर हमारे ऑर्डर्स नहीं माने तो हम प्लेन को उड़ा देंगे। और सेम मैसेज को ये फ्रेंच में भी रिपीट कर देता है। ये जो 4 हाईजैकर्स थे, इनमें से 2 जिल और फैस, ये PFLP पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन ग्रुप से थे, जो इसराइल के खिलाफ पैलेस्टीन की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। और बाकी के जो 2 हाईजैकर्स थे, ब्रिजेट और विल्फ्रेड, ये जर्मनी के रेवोल्यूशनरी सेल से थे। ये ग्रुप अमेरिका और पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिसीज के खिलाफ जर्मनी और दूसरी जगहों पर लड़ रहा था। तो पैलेस्टीन की आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी उसको भी ये सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए इस हाईजैकिंग में ये दोनों ग्रुप साथ में आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स के लोग दुनिया की मुख्तलिफ जेल्स में बंद थे, जिसमें सबसे ज़्यादा इसराइल की जेल में थे। तो उनको छुड़वाने के लिए इन 4 लोगों ने इस प्लेन को हाईजैक किया था। अब थोड़ी देर बाद अपनी डिमांड्स भी रखते हैं, वो आगे आएगा वीडियो के अंदर। अब कुछ देर तक प्लेन ऐसा ही उड़ता रहता है और 3 बजे ये प्लेन बेंगाजी लीबिया के एयर स्पेस में पहुंच जाता है। एयर स्पेस में पहुंचने के बाद पायलट लीबिया के ATC को पूरी सिचुएशन बताता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और फ्यूल भी ज़्यादा नहीं बचा, इसलिए लीबिया में लैंड करवाना ज़रूरी है, वरना क्रैश हो सकता है। थोड़ी डिस्कशन के बाद प्लेन को बेंगाजी लीबिया में लैंड करने की परमिशन मिल जाती है। लैंडिंग के बाद हाईजैकर्स ज़्यादा डरते नहीं हैं, वो आराम से प्लेन से निकलते हैं, लीबिया के ऑफिसर से मिलते हैं, फिर जो प्लेन के अंदर पैसेंजर्स थे उनको खाने के लिए देते हैं। इनमें से एक हाईजैकर प्लेन में जाके सब पैसेंजर्स के पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स लेता है और वीज़ा स्टैंपिंग जैसा प्रोसेस शुरू कर देता है। ये सब इतना नॉर्मल चल रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाईजैकिंग ही ना हुई हो। 6 से 7 घंटे तकरीबन ये प्लेन लीबिया में रुकता है, रिफ्यूलिंग होती है और फिर प्लेन दोबारा वापस उड़ जाता है। उड़ान के थोड़ी देर बाद हाईजैकर पायलट को बोल देता है कि युगांडा की तरफ साउथ में मोड़ लेना है। हाईजैकर्स एक नॉर्मल कैप्टन की तरह अनाउंसमेंट भी कर रहा था और बताता है कि अब ये प्लेन युगांडा के एंटेबे में लैंड करेगा। युगांडा का नाम सुन के पैसेंजर्स और ज़्यादा डर जाते हैं, स्पेशली इसराइली पैसेंजर्स। किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या होने वाला है। अब प्लेन युगांडा में लैंड होने वाला था। उस वक्त युगांडा का प्रेसिडेंट इदी अमीन था, जो दुनिया भर में काफ़ी कंट्रोवर्शियल और अनप्रेडिक्टेबल माना जाता था। उसके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो रूल्स फॉलो नहीं करता और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती थी कि वो इंसान खाता है। उसने अपनी ऑपोजिशन के हज़ारों लोग मरवा दिए थे और इसराइल से भी रिलेशन तोड़ दिए थे, इसलिए इसराइली पैसेंजर्स और भी ज़्यादा डर गए थे। थोड़ी देर बाद प्लेन युगांडा के एयरबेस में पहुंच जाता है। युगांडा का ATC ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करता और प्लेन को आसानी से लैंड करने देता है, जिस पर बाद में सवाल भी उठाए जाते हैं कि शायद इदी अमीन पहले से इनके साथ मिला हुआ था। 29 जून 1976 को तकरीबन 3:15 पर प्लेन एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड करता है। एयरपोर्ट के चारों तरफ युगांडा आर्मी खड़ी होती है, ट्रक्स, वेपन्स, सोल्जर हर जगह होते हैं। वहाँ जाके हाईजैकर्स युगांडा के ऑफिसर से बात करते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि 3 और PFLP मिलिटेंट्स उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब टोटल हाईजैकर्स 7 हो जाते हैं। फिर सब पैसेंजर्स को लाइन बना के प्लेन से उतारा जाता है और ओल्ड टर्मिनल के वेटिंग हॉल में ले जाया जाता है। यहाँ सिर्फ हाईजैकर्स ही नहीं बल्कि युगांडा आर्मी भी उनको हैंडल कर रही होती है। हाईजैकर्स रेस्ट करते हैं और आर्मी रिलीफ टीम बनाती है जो कि पैसेंजर्स को मैनेज करती है। थोड़ी देर बाद इदी अमीन खुद हॉल में आता है और स्पीच देता है, जहां वो खुद को एज अ मीडिएटर दिखाने की कोशिश कर रहा था। फिर हाईजैकर्स अपनी डिमांड्स रखते हैं। 53 पैसेंजर्स को रिलीज़ किया जाए, जिनमें से 40 इसराइल की जेल में थे। $5 मिलियन दिए जाएं। डेडलाइन दी जाती है 1 जुलाई दोपहर के 2 बजे, वरना सब पैसेंजर्स को मार दिया जाएगा। उसके बाद हाईजैकर्स पैसेंजर्स के पासपोर्ट चेक करके उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, इसराइली पैसेंजर्स और नॉन इसराइली पैसेंजर्स। इसराइली पैसेंजर्स को अलग हॉल में शिफ्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे नॉन इसराइली पैसेंजर्स को प्लेन में बिठा के पेरिस भेज दिया जाता है और इन लोगों का यही डिसीजन आगे जाके इनके लिए काफ़ी भारी साबित होता है और इनकी जान भी जाती है। उधर इसराइल में फुल एमरजेंसी मोड चल रहा होता है। मोसाद, शिन बेट, IDF प्लानर्स, एयरफोर्स स्ट्रेटेजिस्ट सब मिलके प्लान बना रहे होते हैं। स्पेशली एक इंटेलिजेंस टीम बनाई जाती है जो एंटेबे की हर डिटेल कलेक्ट करती है, एंट्री, एग्जिट, हाईजैकर की पोजीशंस, वेपन, सब कुछ। पेरिस भेजे गए पैसेंजर्स से भी इंटरोगेशन करके डिटेल्स दी जाती हैं। इसराइल डिप्लोमेटिक चैनल्स भी यूज़ करता है, USA से बात करता है, इजिप्ट से कॉन्टैक्ट करता है, PLO लीडर यासिर अराफात से भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हाईजैकर किसी से नेगोशिएट नहीं कर रहे थे। इधर इसराइल की लीडरशिप के ऊपर प्रेशर हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसराइल के अंदर जो पैसेंजर्स की फैमिली मेम्बर्स थे वो सड़कों पर आ गए थे। लोग भीड़ की शक्ल में गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर घुस रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे,
कई जगह तोड़ फोड़ भी हुई। मीडिया में लगातार ये इशू चल रहा था और हर तरफ एक ही सवाल था कि आखिरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है। इस टेंशन के बीच राबिन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कहा कि फिलहाल हाईजैकर्स की डिमांड मान लेनी चाहिए, क्योंकि प्लेन एनिमी कंट्री के अंदर है और वहाँ मिलिट्री स्ट्राइक करना बहुत रिस्की हो सकता है। और ऊपर से ईदी अमीन का रोल भी सस्पिशियस लग रहा है और ये लग रहा था कि वो डबल गेम खेल रहा है। लेकिन इसी मीटिंग के दौरान डिफेंस मिनिस्टर शिमोन पेरिस ने इस बात की सख्त मुखालफत की। उन्होंने ये कहा कि अगर आज हम टेररिस्ट के सामने झुक गए और अपने प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया तो कल ये और ज़्यादा हिम्मत पकड़ लेंगे और भी बड़े अटैक करेंगे। इससे इसराइल की इमेज भी वीक होगी। इस बात पर राबिन और पेरिस के दरमियान सीरियस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। आखिरकार ये डिसाइड हुआ कि एक सॉलिड मिलिट्री प्लान बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या पॉसिबल है।